इंडिया पोस्ट, आपकी सोच, आपकी आवाज। रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। रिपोर्टर्स लाइव में हमारे संवाददाता आपको ग्राउंड रिपोर्ट हर खबर की दिखाते हैं। शुरुआत दरअसल करते हैं लखनऊ से, जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर दिया है और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आखिर क्या कुछ लिखा है उन्होंने पोस्ट में, लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ आपको बता रहे हैं। बसपा चीफ मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। यह निशाना इसलिए साधा गया है कि जिस तरीके से पुलिस भर्ती का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इसको लेकर बसपा चीफ मायावती ने नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा है कि हर सरकार में पुलिस भर्ती या फिर अन्य भर्तियाँ हो रही हैं। ये पुलिस भर्ती कोई नई भर्ती नहीं है। दरअसल योगी सरकार की देखरेख में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर संपन्न हुआ और 60,244 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस नियुक्ति पत्र के बाद योगी सरकार ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया, जिस पर बसपा चीफ मायावती भड़क उठी। बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सिपाहियों की भर्ती या अन्य भर्ती कोई नई बात नहीं है। उनके शासनकाल में 1 लाख से अधिक सिपाहियों की भर्ती हुई थी। सरकार का काम है लोगों को नौकरी देना, लेकिन यहाँ पर बीजेपी सरकार वाहवाही लूट रही है। बसपा चीफ मायावती ने यह भी कहा कि सरकार को वाहवाही लेने के बजाय जनहित के मुद्दे पर कदम उठाना चाहिए। फिलहाल अब जिस तरीके से 27 को से पहले बसपा चीफ मायावती बेहद एक्टिव नजर आ रही है, वह बीजेपी सरकार को घेर रही है और साथ ही साथ विपक्षियों पर बड़ा हमला भी कर रही है। ऐसे में कहीं न कहीं यूपी का सियासी पारा भी हाई हो चला है। सहयोगी आलोक शर्मा के साथ आसिफ इंडिया वाइज। लखनऊ से ही खबर है। आलमबाग क्षेत्र में सिपाही की पत्नी के साथ लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाने वाले अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ हुई, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे लखनऊ से हमारे संवाददाता आसिफ। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से पुलिस और लुटेरे के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में साथी लुटेरा के पैर में गोली लगी। इस लुटेरे ने सिपाही की पत्नी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस वारदात के बाद आलमबाग थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच सरगर्मी से लुटेरे की तलाश में जुट गई थी। हालांकि लूटकांड में एक आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। दरअसल पूरा मामला राजधानी लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र का है, जहां पर बीते दिनों बाइक सवार बदमाशों ने सिपाही की पत्नी के साथ पर्स लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए थे। मामले में पुलिस बदमाशों की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। देर रात पुलिस ने साथी लुटेरे की घेराबंदी किया, जिस पर लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में लुटेरा अनीस के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल लुटेरे को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा लेने में कामयाब रहा और भाग निकला। पुलिस के मुताबिक अनीस पर 22 मुकदमे दर्ज हैं और वह जिला बदर भी रह चुका है। फिलहाल जिस तरीके से पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया और साथ ही साथ लूट का माल भी बरामद किया है, इसको लेकर राजधानी लखनऊ की पुलिस की सराहना भी हो रही है। सहयोगी आलोक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज। केदारनाथ धाम में हो रहे हादसे श्रद्धालुओं के मन में भय और सरकार के लिए चिंता बढ़ा रहे। आज भी केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग पर भूस्खलन की घटना हुई, इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। केदारनाथ धाम की यात्रा जितनी मुश्किलों भरी है, उतनी चुनौतियों के साथ श्रद्धालुओं के लिए पार करना भी चुनौतीपूर्ण होता है।
और आज जो हादसा केदारनाथ धाम की इस पैदल यात्रा में देखने को मिला है, उसके बाद श्रद्धालुओं के मन में एक भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। आज ये कह सकते हैं कि जंगल चट्टी के पास जो यात्रा मार्ग है वहाँ पर मलबा आने लगा, बड़े बड़े बोल्डर आने लगे, जिसकी चपेट में 4 से 5 श्रद्धालु यहाँ पर आए। 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत होगी। बाकी जो घायल श्रद्धालु थे उनको नज़दीकी जो अस्पताल था वहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि एक श्रद्धालु शायद अभी लापता है, जिसकी खोजबीन वहाँ पर की जा रही है। जिस तरीके से बदले हुए मौसम के मिजाज के बाद ये स्थितियाँ उभरी है, तो ऐसे में एक बार फिर यात्रा पर विराम लगाने या फिर यात्रियों को शिफ्ट वाइज भेजने की जो तैयारी है उसको लेकर जिला प्रशासन चिंतन करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर जो हादसे हो रहे हैं उससे कह सकते हैं यात्रा को जो सरल और सुरक्षित बनाने का दावा सरकार कर रही थी वो अभी भी संशयपूर्ण नजर आ रहा है। ये कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन अपने स्तर पर तो तैयारियां कर रहा है, लेकिन जनता या श्रद्धालु जो वहाँ पहुँचे उनके लिए ये यात्रा उतनी ही चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में जब मानसून सीजन शुरू होगा तो जिला प्रशासन क्या कुछ निर्णय लेता है यात्रा को लेकर और किस प्रकार से श्रद्धालुओं की यात्रा पूर्ण हो पाती है। कैमरामैन नथुनिया के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। आश्रयहीन योजना के अंतर्गत 1600 गरीब परिवारों के मकान बनाने में घटिया सामग्री का उपयोग करने वाले ठेकेदार बिल्डर्स से लखनऊ विकास प्राधिकरण आज तक 1 रुपए भी रिकवर नहीं कर पाया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लखनऊ से पुनीत मोहन हमारे संवाददाता आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। आश्रयहीन योजना के अंतर्गत राजधानी लखनऊ में गरीबों के लिए 1600 आवास बनाने में घटिया निर्माण सामग्री का यूज करने वाले ठेकेदारों, इंजीनियरों और कंपनियों से आज तक लखनऊ विकास प्राधिकरण 1 भी रुपए की रिकवरी नहीं कर पाया है। दरअसल पूरा मामला सन 2001 का है, जब देवपुर पारा में गरीबों के लिए आश्रयहीन योजना के अंतर्गत 1600 आवास बनवाए गए थे। इनमें इतनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था कि वर्ष 2014 में इन्हें सरकार को गिराना पड़ा था। सरकार के आदेश के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस समय निर्माण कराने वाले ठेकेदारों, इंजीनियरों और कंपनियों से रिकवरी फाइल करी थी। उनको कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन 12 से 13 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी आज तक कंपनियों ने, इंजीनियरों ने और ठेकेदारों ने 1 भी रुपए शासन में नहीं जमा कराए हैं। अब ऐसे में लेखा समिति के अध्यक्ष ने इस पूरे प्रकरण को लेकर के लखनऊ विकास प्राधिकरण को पत्र लिखा है। ऐसे में समिति के अध्यक्ष के पत्र लिखते ही लखनऊ विकास प्राधिकरण में इस मुद्दे पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। धामी सरकार की हुई कैबिनेट बैठक में 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं बैठक में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। धामी सरकार की आज हुई कैबिनेट बैठक बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रही है। 3 बड़े महत्वपूर्ण विषय इस कैबिनेट बैठक में यहाँ पर आए, जिस पर कैबिनेट ने अपने निर्णय यहाँ पर लिए। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से निर्णय लिए गए आने वाले दिनों में विकास के लिए काफ़ी सुनिश्चित कहे जा सकते हैं, उपयोगी कहे जा सकते हैं। एक निर्णय ये कह सकते हैं कि जो सब्सिडी वाला किसानों को जो सब्सिडी दी जाती थी पशुधन को लेकर या फिर जो राज्य गंगा मिशन था उसमें जिस प्रकार से सब्सिडी मिलती थी, अब दोनों को एक रूप में मर्ज करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। उसके लिए कैबिनेट ने अपनी संस्तुति यहाँ पर दे दी। साथ ही कई विभागों में जो अधिकारियों के जो पद, कर्मचारियों के जो पद रिक्त थे उनको भरने के लिए भी यहाँ पर संस्तुति दी गई है। ये कह सकते हैं कि लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि उत्तराखंड का जो तीर्थाटन धार्मिक पर्यटन है वो आगे बढ़ सके, लोगों के मन में वो अपनी अमिट पहचान यहाँ पर बना सके। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जो ISBT है, ISBT की दीवारों पर अब केदारनाथ का जो मास्टर प्लान है उसके म्यूरल बनाए जाएंगे, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे वो शुरू से ही उत्तराखंड की जो देवभूमि है उस देवभूमि की पहचान लेकर आगे बढ़े, धार्मिक पर्यटन को लेकर आगे बढ़े। जो भावना धर्म को लेकर है, रिवाज को लेकर है, वो सबके मन में प्रकट होती नजर आए। तो लगातार सरकार प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से इन सब चीज़ों की, यानी जो निर्णय सरकार ने लिया उसका असर श्रद्धालुओं पर या सैलानियों पर यहाँ पर पड़ता हुआ दिखता है। कैमरामैन नथुनिया के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव 2026 के लिए नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया में क्या कुछ नया होगा, बता रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन।
अति प्रचंड गर्मी के साथ ही सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन की प्रक्रिया तेज कर दी है। अब नए सिरे से परिसीमन होगा। ऐसे में ये साफ है कि 2026 में अप्रैल या मई के महीने में उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होंगे। ऐसे में इसे सेमीफाइनल के तौर पे भी देखा जा सकता है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 269 सीटें ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं। ऐसे में सोचिए कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। लगभग 5,691 ग्राम प्रधान, 826 ब्लॉक प्रमुख, 3200 से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में राजनीतिक कैरियर में अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कई नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे। और ये पंचायत चुनाव ही तय करेगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। गांव में आज भी लोगों के दिलों में कौन सी पार्टी के नेता राज करते हैं और किसका सियासी पारा डाउन हो रहा है। दरअसल 2026 में पंचायत चुनाव की जैसे ही एंडिंग होगी, उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। इसीलिए इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और कोई भी पार्टी इस पंचायत चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। गांव-गांव जाकर के प्रचार प्रसार करके मजबूती से, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, उन पदों पर अपने प्रत्याशियों को मजबूत मतों से जिताना चाहती है। अब देखने वाली बात होगी कि जिला पंचायत के जो चुनाव होने हैं वो किस राजनीतिक दल के पक्ष में जाते हैं, ताकि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव हो उसका जो ये सेमीफाइनल है पंचायत चुनाव, ये रास्ता क्लियर करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर बरेली से है। यहाँ पर रेलवे पटरी से 10 फीट की दूरी पर मोटर बम मिला है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बरेली से हमारे संवाददाता अंकुर चौधरी। थाना सुभाष नगर क्षेत्र के रामगंगा के किनारे रेलवे लाइन के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब खुदाई के दौरान रेलवे लाइन के पास मोटार बम मिला। दरअसल जैसे ही मजदूर वहां खुदाई कर रहे थे, इसी बीच मोटार बम उनको दिखाई देता है। उस बम को देखते ही जो मजदूर थे वो मौके से हट जाते हैं। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती, तो भारी पुलिस बल वहां मौके पे पहुंचता है। उसके बाद देखा जाता है कि ये जो बम है काफी पुराना नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने आर्मी के जो बम डिफ्यूज करने वाली टीम को बुलाया, आर्मी वहां पहुंचती है। उसके बाद इस बम को डिफ्यूज किया जाता है और उसके बाद तमाम पुलिस इस छानबीन में लग जाती है। आखिरकार ये बम कहां से आया और कितना पुराना ये बम बताया जा रहा है, क्योंकि इस बम को बताया जाता है कि ये जो बम इस्तेमाल होता है ये पुराना जो तोपखाना कहा जाता है उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। खबर आगरा से है। यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण किया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जीशान। आगरा में सिविल एयरपोर्ट का काम तेजी के साथ चल रहा है। वहीं आज केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आज यहां का सिविल एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि बड़ी तेजी के साथ यहां पर काम चल रहा है और एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका साफ तौर से कहना है कि 1 साल के अंदर यहाँ से फ़्लाइटें उड़ना भी शुरू हो जाएंगी, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को और व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। कह सकते हैं कि आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े स्तर से यहाँ काम चल रहा है, क्योंकि 1 साल के भीतर ही यहाँ से फ़्लाइटें उड़ना शुरू हो जाएंगी। आज जो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं उन्होंने आज यहाँ का निरीक्षण किया है। वहीं एयरपोर्ट सलाहकार कमेटी की जो अध्यक्ष भी हैं उन्होंने आज पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है। कह सकते हैं कि दिशा निर्देश भी दिए हैं काम को लेकर, क्योंकि जुलाई या फिर अगस्त से आगरा से उड़ानें भरना स्टार्ट हो जाएंगी। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में अफवाहों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार को लेकर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कुछ चर्चा चल रही है, हमारे संवाददाता इमरान रियाज आपको बता रहे हैं। राजनीतिक हलचल के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में अफवाहों का बाजार जो है वो काफी गर्म हो चुका है। पूरे राजस्थान की जनता और राजनीतिक पटल पर अफवाहें जो है वो लगातार चल रही है मुख्यमंत्री भजनलाल को लेकर।
क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदलेगी या नहीं बदलेगी, इस तरह की अटकलें जो है राजनीतिक गलियारों में तेज हो चुकी है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो अपने क्षेत्र में एक्टिव हो चुकी हैं और क्षेत्र के अंदर जन सुनवाई कर रही हैं और राजस्थान के जिलों में दौरे कर रही हैं। इनकी जो व्यस्तता है और जो एक्टिव मोड है, इसको देखकर अफवाहों का बाजार और भी गर्म हो चुका है। अब देखा जाएगा कि राजनीतिक पटल पर ये अफवाहें जो हैं केवल अफवाहें ही हैं या आगे जाके एक स्टिक निर्णय साबित होगा। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री चेंज होंगे और क्या मौका जो है वसुंधरा राजे सिंधिया को मिलेगा, इसको लेकर अफवाहें जो है राजनीतिक बाजार के अंदर काफ़ी गर्म हैं और लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो नेता जो है प्रतिपक्ष के और विपक्ष के, उनके बीच में भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या मुख्यमंत्री जो है वो चेंज होगा। आपको आगे क्या होता है और क्या नहीं होता है वो इसकी जानकारी जो है वो आगे देते रहेंगे। मैं इमरान रियाज, भानु प्रताप कैमरामैन के साथ। खबर सीतापुर से है, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का एक दिवसीय दौरा यहां पर देखने को मिला। इस दौरे पर लोगों को क्या कुछ सौगात देंगे, बता रहे हैं सीतापुर से हमारे संवाददाता नंद किशोर नाग। सीतापुर के एक दिवसीय दौरे पर आए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज रामपुर मथुरा क्षेत्र के बंगालीपुरवा स्थित गोबरैया नाले पर रेगुलेटर निर्माण परियोजना का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया, जिसके बाद वो पंचायत चौपाल में पहुंचे, जहां पूर्व से मौजूद लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी वितरण किया। हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योगी और मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई क्षेत्रों में उसका दबदबा भी हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि स्वतंत्र देव सिंह के जनपद दौरे के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के हालात किस तरीके से बदलते हैं। हालांकि इनका ये दौरा काफ़ी खास माना जा रहा है, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ सुरक्षा कार्यों में तेजी आने की संभावना भी जताई जा रही है। इससे पहले भी इस क्षेत्र में काफ़ी बाढ़ ने लोगों को प्रभावित किया था और कई घर और मकान बह गए थे। हालांकि स्वतंत्र देव सिंह के दौरे के बाद यहां पर सिंचाई विभाग के द्वारा किए जा रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों का तेजी लाने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद वो सरयू तट के पर पहुंचे, जहां बाढ़ सुरक्षा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और उन्होंने सिंचाई विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कार्यों में तेजी लाने की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में दौरे के बाद स्थितियां किस तरीके से बदलती हैं और लोगों को इस दौरे का क्या लाभ मिलता है। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए नंद किशोर। खबर मेरठ से है, यहाँ पर तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल मुर्गा बनाकर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। आखिर क्या कुछ है मामला, जानकारी दे रहे हैं मेरठ से हमारे संवाददाता शाहरुख। मेरठ में युवक के साथ मामूली कहासुनी हुई और उसके बाद उसको फार्म हाउस ले जाया गया, जहां पर उसके साथ बंधक बनाकर तालिबानी जैसी सजा दी गई। आपको बता दें पूरा मामला थाना हस्तिनापुर क्षेत्र का है, जहां पर मामूली कहासुनी हुई और उसके बाद युवक को बंधक बनाया, फिर उसके साथ मारपीट की। युवक के साथ मारपीट करने के बाद एक वीडियो भी बनाया गया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसका मेरठ पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये इसमें बदमाश युवक के साथ डंडों से मारपीट कर रहा है और उसके साथ उसको जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सर। खबर संभल से है, यहाँ पर कई दिनों से लगातार योगी सरकार के बुलडोजर की धाक बनी हुई है। इस बार कहाँ कार्रवाई हुई है, बता रहे हैं संभल से हमारे संवाददाता सतीश सिंह। संभल में कई दिनों से योगी बाबा का बुलडोजर का खौफ देखने को मिल रहा है। अवैध तरीका से जो बने मकान, दुकान और बात की जाए नगर पालिका की चंदोसी में एक अवैध तरीका से बनी मस्जिद को भी आज वहाँ की कमेटी के लोग टुटवा रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद संभल की बात की जाए तो कई दिन से लगातार यहाँ पर जो है
योगी बाबा के जो बिल्डोजर का खौफ देखने को मिल रहा है। इससे पहले कई दिन लगातार बैजोई मुख्यालय में जो है मंडी समिति अनाज मंडी में भी वहाँ पर जो अवैध तरीका से टीन सेट या मकान बना रखे थे उन्हें तोड़वाया गया। उसके दूसरे दिन बैजोई की मुख्यालय पर भी लगातार वहाँ पर रोड पर मंदिर है था उसे भी हटवा कर दूसरी जगह स्थायी रूप पर बनाया जा रहा है और चौड़ीकरण जो हो रहा है रोडों पर उसे चौड़ीकरण के लिए जो अवैध तरीका से बने मकानों के लिए तोड़वाया जा रहा है। बात की जाए चंदोसी की तो चंदोसी नगर पालिका की ज़मीन पर अवैध तरीका से एक मस्जिद बनी हुई थी जो कि 6.5 बीघे का मामला था। उसी को लेकर के प्रशासन ने सख्त हिदायत दी और कार्रवाई की बात की गई थी। तो वहाँ पर मौलाना को एक नोटिस दिया गया था जो कि नोटिस के दौरान बताया गया था कि अवैध तरीका से मस्जिद बनी हुई है, इसे तुरंत हटा दिया जाए। लेकिन 15 दिन का समय देने के बाद में वहाँ पर मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए मौलाना ने मना कर दिया गया था और उस पर ताला लगा दिया गया था। अब वहाँ की कमेटी ने स्वयं 12 लोग लगा दिए गए हैं और तोड़ी जा रही है मस्जिद। वो अपने तरीक़ा से तोड़ रहे हैं जो अवैध तरीक़ा से बनी गई मस्जिद और वहाँ पर कुछ और मकान हैं जो अवैध तरीक़ा से बने गए थे, सरकारी संपत्ति के हैं, नगर पालिका की ज़मीन पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया गया था। और जब इस मामले में उन लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा था कि हमने ये ज़मीन खरीदी गई है जिसने ये भूमाफिया है उन्होंने कुछ समय पहले बेची हुई थी, उसमें लंबे समय से वो लोग रह रहे हैं। तो वो लोग रहने के दौरान में बता रहा है उन्होंने कि जिस तरीक़ा से बात की जाए तो प्रशासन ने उस पर सख्त हिदायत देते हुए कार्रवाई की बात की गई है। जिस तरीक़ा से मस्जिद की बात की जाए तो मस्जिद के वहाँ के लोग जो कमेटी के लोग हैं 12 लोग उसमें लेबल लगा रखी है और स्वयं तोड़ रहे हैं। प्रशासन से उन्होंने मांग की गई है कि हम स्वयं बुलडोजर की कार्रवाई मस्जिद पर नहीं की जाए, हम स्वयं इस मस्जिद को तोड़ लेंगे। बात की जाए बिसौली गेट की तो आज बिसौली गेट पर जो आतिकवान यहाँ चलाया जा रहा था वहाँ पर जो है प्रशासन पहुँचते हुए डीएम साहब ने पहुँचने के बाद हिदायत दी गई है कोई भी संपत्ति अगर नगर पालिका की आती है, दुकान सही मकान सही किसी का सही, वो तोड़ दिया जाएगा। कैमरामैन प्रसन्न साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज़ संभल। खबर सुल्तानपुर से है। यहाँ लगातार हो रही बिजली कटौती से नाराज विपक्षी दलों ने जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान क्या कुछ मांगे रखी गई, बता रहे हैं सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता शैलेश। सुल्तानपुर में आज समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के संयुक्त दलों ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया और अनूप संडा जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया, जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट विदुषी सिंह के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया। आपको बता दें 3 सूत्रीय मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सड्डा की अगुवाई में आज विद्युत कटौती को लेकर जो घनी आबादी और अस्पतालों में कटौती की जा रही है, घंटों की घंटों लाइट चली जा रही है, उसके विरोध में आज कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचा, जहां पर उन्होंने अपनी 3 सूत्री मांगों को दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि जर्जर तार बदले जाएं और उन जर्जर तारों में जो घोटाले हुए हैं कागजों पर उसकी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं विद्युत तार में जो ट्रांसफार्मर है उसकी क्षमता को बढ़ाई जाए जिससे आने वाले लोडों को कम किया जा सके। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। खबर मेरठ से, जहां एक किशोरी ने छेड़छाड़ से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। दरअसल किशोरी का शव उसके घर में पंखे से लटका हुआ मिला। आखिर क्या है पूरा मामला, मेरठ से हमारे संवाददाता शाहरुख आपको बता रहे हैं। देश की योगी सरकार जहां जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है तो वहीं बदमाश उसके बाद भी छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। लगातार युवतियों के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला एक थाना निशाड़ी गेट क्षेत्र का है, जहां पर एक आरोपी से युवती छेड़छाड़ से परेशान होने के बाद उसने खुद को फांसी के फंदे पर लटकाकर जान दे दी। युवती ने आरोपी के खिलाफ पहले भी शिकायत की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई, जिसके चलते युवती ने अपनी जान दे दी है। बताया जा रहा है 5 मई को युवती को आरोपी ने झांसा देकर बुलाया था कि उसकी मां का एक्सीडेंट हो गया है, तत्काल आ जाओ। लेकिन जब वो अपनी बहनों के साथ वहां पहुंची तो उसको वहां से जबरन उठा लिया और उसके बाद उसको एक गोदाम में बंद कर दिया। जैसे तैसे उसको वहां से वो निकल कर आई और उसके बाद भी उसने लगातार शिकायतें की हैं, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
मेरठ पुलिस ने अब इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख चतुर्वेदी। खबर बलिया से है। यहां सिंचाई विभाग अभियंता की जिला अधिकारी के जरिए पिटाई किए जाने से नाराज सिंचाई विभाग इंजीनियर एसोसिएशन ने अपना विरोध जाहिर किया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं बलिया से हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। आजमगढ़ के जिला अधिकारी द्वारा सिंचाई विभाग के इंजीनियर की पिटाई करने के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सिंचाई विभाग के इंजीनियर है वो पूरे लामबंद दिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बलिया में सिंचाई विभाग के इंजीनियर जो है उत्तर प्रदेश इंजीनियर एसोसिएशन बैनर के तहत एक विशाल धरना प्रदर्शन किया और वहीं पे जो है मुख्य विकास अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा मुख्यमंत्री के नाम से और सीधे सीधे आरोप लगाया कि जो आजमगढ़ के जिला अधिकारी हैं उनको इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए था। अगर इस तरह की कोई बात थी तो वो उसके लिए कानून भी है, लेकिन उन्होंने इस तरह का काम करके गलत किया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ के जो इंजीनियर जो है सिंचाई विभाग के लामबंद हुए थे, उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि अगर वहाँ के जो आजमगढ़ के जिला अधिकारी हैं उनको अगर हटाया नहीं जाता है तो हम लोग साफ तौर पर मांग है कि उनको हटाया जाए। अगर नहीं हटाया जाता है तो हम लोग आगे भी इसके लिए अपना रणनीति बनाएंगे और इसके लिए लड़ाई जो है हम लोग लंबी लड़ेंगे। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।